नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार जाना पहचाना चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव इसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों को हम आज कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चंस आपको फिर देने जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर धमाकेदार क्वेश्चंस हैं। ऐसे प्रश्न हैं ये जो एग्ज़ाम में नंबर आपको दिलाएंगे। किसी भी प्रश्न को कमज़ोर मत समझिए और किसी भी प्रश्न, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आता है वो 1 नंबर का ही आता है, उनकी जब वैल्यू एक है समान है तो हर एक क्वेश्चन ज़बरदस्त होगा। तो चलिए साथियों, आज इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी समय के अनुसार। तो देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और हमने यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, तो आप जान ही नहीं पाओगे कि कोई वीडियो आया है या नहीं आया। तो इसलिए क्या काम करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो ये अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इनको शेयर किया करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए साथियों, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, न्यूटन की गति का पहला नियम ये जाना जाता है। न्यूटन की जो गति थी इसका पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी कह रहा है जड़ता का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है संवेग के संरक्षण का नियम और ऑप्शन डी कहता है ऊर्ध्वाधर गति। तो हमने जब न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम पढ़ाए थे, उन नियमों में ही बता दिया था कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम होता है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व कह लीजिएगा या जड़ता कह लीजिएगा। इसे गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाना है वो बी जो हो जाना है इसका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, साधारण कोई यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारण जो यंत्र बनते हैं ये यंत्र किसी भी व्यक्ति की सहायता करते हैं कार्य करने में। कैसे सहायता करते हैं? उतनी ही मात्रा में काम, ऑप्शन ए कहता है कम काम करने में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाना है। दूसरा ये कहता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन सी कहता है उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में और ऑप्शन डी कहता है उतनी ही मात्रा में काम अधिक करने में। तो देखिए साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाना है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। जैसे कोई वर्क है और उस वर्क को किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना है और किसी यंत्र के द्वारा किया जाना है, तो यंत्र इस काम को करके देगा। मान लो ये वर्क है 25 जूल, तो व्यक्ति भी इसको करके देगा तो कितना काम करेगा? 25 ही जूल। यंत्र भी इसको काम करेगा तो कितना करेगा? 25 जूल। तो लेकिन फर्क किसका हो जाएगा? व्यक्ति जब काम करेगा अपने हाथों से उस काम को करेगा तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन जब कोई यंत्र की सहायता लेगा तो क्या होगा? काम तो उतनी ही मात्रा में करेगा, लेकिन ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके, बल जो है वो कम लगेगा, तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। संवेदनशील का मतलब यहाँ क्या हुआ? एक ऐसी तराजू जिस पर जरा सा, मान लो कोई तराजू आपने ले रखी है, इधर से कोई आपने 0.01 का भी भार डाला तो वो उसकी भी रीडिंग देता हो, तो ऐसे भार को कहते हैं, ऐसी तराजू को कहते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है, अर्थात ये बहुत संवेदनशील है कि अगर आप 0.01 वेट का भी कोई पदार्थ डालते हैं उसकी भी रीडिंग फिक्स देती है। तो हम कह सकते हैं इसकी माप के प्रति जो सुग्राह्यता है वो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है। तो ऐसी तराजू को कहते हैं संवेदनशील तराजू। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह गहरी सांस अंदर लेता है, तो तराजू की रीडिंग में क्या होगा?
रीडिंग बढ़ जाएगी या रीडिंग घटेगी या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन डी कहता है बढ़ेगी या घटेगी, ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो साथियों हम आपको बता दें, आप संवेदनशील तराजू पर खड़े हुए हो। इस प्रकार आप संवेदनशील तराजू पर खड़े, तराजू की रीडिंग आपको दिखा रही है 65 kg वेट। कितना वेट दिखा रही है? 65 kg। आपने एकदम गहरी सांस ली, गहरी सांस ली तो आपके शरीर के अंदर क्या प्रवेश कर गई? वायु। वायु का क्या होता है? डेंसिटी भी होती है, उसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। तो आपने जितनी वायु अंदर कर ली होगी, आपने जितनी भी वायु आपके अंदर गई हो, जितने आयतन में, तो उसकी रीडिंग वो क्या काम करेगी? वो संवेदनशील की रीडिंग पर प्रभाव डालेगी, अर्थात आपका वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो रीडिंग क्या हो जाएगी साथियों? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी कहता है अपोहन, ऑप्शन सी कह रहा है उत्क्रम परासरण और ऑप्शन डी कह रहा है विसरण। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण है साथियों। क्या है कार्य सिद्धांत? अपकेंद्रण। तो सही ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब आपको यहाँ सदिश और अदिश पहचाननी है। इनमें से कौन सी राशि ऐसी है जो सदिश नहीं है? हमने आपको जब टॉपिक पढ़ाए थे तब बता दिया था विस्थापन सदिश राशि, ऑप्शन बी वेग, ये भी सदिश राशि होती है, ऑप्शन सी बल, बल तो सदिश राशि होती है। तो फिर आयतन, आयतन ये सदिश राशि नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखिए साथियों, आयतन सदिश राशि नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन डी आयतन। तो देखिए साथियों, छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, आपको बतानी है इनमें से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए कहता है समय, ऑप्शन बी कहता है चाल, ऑप्शन सी कहता है विस्थापन और ऑप्शन डी कहता है दूर। कौन सी राशि पूछी गई? सदिश। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो आपको हम बता दें कि संवेग बटे वेग, संवेग को कहते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग और बटे क्या? वेग। तो वेग से वेग कट गया, क्या बचा साथियों? द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो संवेग प्राप्त होता है। ऑप्शन वेग दिया गया था, बी दिया गया था त्वरण, सी दिया गया था द्रव्यमान और डी दिया गया था बल। तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हवाओं की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी कहता है गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी कहता है कि विद्युत ऊर्जा होती है और ऑप्शन डी कहता है कि ए और बी दोनों होते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो देखिए हवाओं के पास जब पवन चलती है तो हवाओं के पास जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखो, ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है? ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है? एक नियम आया था ऊर्जा संरक्षण का, उसका मतलब क्या था? ऑप्शन ए कह रहा ऊर्जा का सृजन अर्थात ऊर्जा को उत्पन्न करना, ऊर्जा का विनाश अर्थात ऊर्जा को नष्ट करना, ऑप्शन सी कहता है सृजन नहीं विनाश अर्थात ऊर्जा को उत्पन्न करना नहीं विनाश करना, और ऑप्शन डी कह रहा है न सृजन और न विनाश अर्थात न ही ऊर्जा को उत्पन्न करना और न ही ऊर्जा को नष्ट करना। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे यात्रीगण पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए कहता है स्थिरता का जड़त्व है ये, या फिर ये गति का जड़त्व है, ऑप्शन सी कहता है कि ये द्रव्यमान का जड़त्व है और ऑप्शन डी कहता है कि ये जड़त्वाघूर्ण है। तो देखिए साथियों, जब ट्रेन में यात्री बैठे हुए हैं तो वो विराम अवस्था में है और विराम अवस्था से जैसे ही गति की अवस्था में आते हैं तो उनके शरीर का जो भाग उस ट्रेन के संपर्क में होता है वो ट्रेन के साथ गति करने लगता है। ऊपर वाला जो भाग जड़त्व के कारण अर्थात विराम अवस्था में ही बना रहता है, तो वो भाग पीछे गिर जाता है। तो साथियों देख लीजिएगा, तो कौन सा जड़त्व हुआ? स्थिरता का जड़त्व। तो इस प्रकार से देखिए हम आपको 10 क्वेश्चन यहाँ रेगुलर दे रहे हैं। चलिए साथियों,
तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।